नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की विकराल समस्या को देखते हुए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने देश के समृद्ध जैव विविधता और वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। राष्ट्रपति आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज विश्व के कुल बाघों की 70% आबादी भारत में पाई जाती है। इस उपलब्धि में टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स के आसपास रहने वाले समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, मानवता के अस्तित्व के संरक्षण के लिए हमें जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हुए भी समृद्ध और खुशहाल जीवन संभव है। जलवायु परिवर्तन की विकराल समस्या को देखते हुए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि मानवता के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी हमें जनजातीय समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हुए भी समृद्ध एवं खुशहाल जीवन संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के टाइगर रिजर्व्स में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। इन स्थानों पर उपलब्ध समृद्ध जैव विविधता और वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करते रहना है। Ladies and gentlemen, unchecked materialism, brute commercialism and greedy opportunism have left us with an earth where all 5 elements of life or Pancha Mahabhut are distressed and disturbed. Climate change has raised concern about food and water security. We are battling a grave crisis where the time is not on our side. In this race against time, what we need is concerted action plan guided by knowledge and wisdom. And what better place to go for it than to its practitioners. Forest dwellers are the best practitioners of environmental prudence and climate wisdom. इससे पहले सैन्य इंजीनियर सेवा के प्रोबेशनर्स ने राष्ट्रपति भवन में आज द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों से ऐसी संरचनाओं को डिजाइन और निर्माण करने का आग्रह किया जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हों, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा दे। राष्ट्रपति ने कहा कि एक इंजीनियर की भूमिका सिर्फ गणना, डिजाइनिंग और निर्माण तक सीमित नहीं होती है। ये बहुत व्यापक भूमिका होती है और इसमें समुदायों को जोड़ना, सपनों को साकार करना और भविष्य को आकार देना शामिल होता है। Engineer is not just limited to calculations, designing and construction. It is much broader and includes connecting communities, realizing the dreams and shaping the future. Young officers like you held in your hands the power to create the physical infrastructure that is robust and sustainable. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रासंगिक बने रहने और उचित वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए देश को शक्तिशाली होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए CDD विचार मंच की अवधारणा के लिए सेना को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए एक मजबूत बुनियाद है। Emergence of Bharat as a leading global economy, coupled with its phenomenal growth, is a stabilizing factor for global peace and harmony. Peace is not an option. It is the only way. Its disruption leads to human misery and global challenges. There is need to seek peace at all costs through ideation, advocacy, outreach, persuasion, and dialogue, as also through strength, the latter one being of extreme import. It is worrisome
that globalization and economic interdependencies are failing to preclude conflicts. The skill and finesse with which nations convert economic surpluses into currencies of hard power are becoming equally salient. There is a concurrent need, therefore, to revisit the metaphysics of international system and debate as to how we could possibly strengthen deterrence and revitalize diplomacy in imaginative ways to contain and resolve conflagrations. The traditional mechanisms have nearly collapsed. They have not been able to neutralize the ill effects of these conflagrations, and therefore such kind of dialogues would go a long way. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति के लिए राष्ट्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक विषय है। उन्होंने कहा कि गहन प्रौद्योगिकियों की कुशलता और निपुणता भविष्य के रणनीतिक क्षमतावानों का निर्धारण करेगी। Remember, peace is well secured from a position of strength. That is something what even Vivekananda reflected. That is the essence of what Chanakya has all throughout stated. To be prepared for war is a passage to peace. Emergence of Bharat as an economic power and its enhanced soft diplomacy. And I can assure you, friends, the soft diplomatic power of Bharat has been so enhanced in recent times that it has become a real factor in stability of the globe, which you all must have noticed, and I am sure in one of your sessions you will have the occasion to bestow attention on that. But all these rise of Bharat, phenomenal growth, technological penetration, world level achievements, economic development of a time which was beyond dream and contemplation few decades ago, certainly not when I was in Parliament in 1989 and a minister. When I compared those two scenarios, I know my capacity to dream was not to that extent as to dream what I see as a ground realization. This will be helping the country at large. It will augur well for peace and stability in the region. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में हुई परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसे घातक बीमारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। वो आज संसद भवन में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय से आई छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान हाल ही में हुई पेपर लीक की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को कानून और समाज दोनों से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। It is very painful when we have a problem of paper leak. We have a problem of cheating. पेपर लीक और चीटिंग बहुत घातक बीमारी है। जो भी पेपर लीक में सहयोग करते हैं, पेपर लीक से आर्थिक लाभ कमाते हैं, पेपर को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहले कुठाराघात करते हैं आपकी योग्यता पर। वो आपकी मेहनत पर पानी फेरते हैं। वो आपकी कड़ी मेहनत को जो कहते हैं ना, खाते को तो कपास कर देते हैं। ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां समानता का अधिकार लें, वो साथ में कॉम्पीट करें, योग्यता के आधार पर उनको स्थान मिले। और जो ही किसी के हाथ में पेपर आ गया, वो किन से आगे निकल जाएगा? उनसे आगे निकल जाएगा जिन्होंने खून पसीना एक कर, कड़ी मेहनत कर, क्लास अटेंड कर गुरुजनों से ज्ञान लेकर
पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी, और एक वो है उसको पेपर मिल गया तो तैयारी के साथ गया, आगे निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का अंत होना बहुत जरूरी है। ये हमारी प्रतिभा जो बच्चे बच्चियों में है उस पर एक तरीके से डाका है, और जो लोग इस घिनौनी हरकत में पड़ते हैं, पैसे के लाभ के लिए पड़ते हैं, वो समाज की व्यवस्था पर डकैती डालते हैं, वो प्रतिभा पर कुठाराघात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जो भी ऐसा दुष्कर्म करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून से भी और समाज से भी। संसद के नए भवन का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये शानदार भवन जो छात्रों ने अभी देखा है, ये सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। दुनिया की इसी सबसे बड़ी पंचायत ने महिला आरक्षण विधेयक पास किया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये आने वाले कई दशकों तक देश का मान बढ़ाएगा। दुनिया में इससे बड़ी पंचायत कहीं नहीं है, और जहां आपने देखा वो कुछ महीने पहले इतिहास का साक्षी बना। When I invited you, I had one thing in mind. That I'm inviting not an individual girl, but she will represent her family, her relations, her classmates, her friends, and will be able to narrate what he or she has seen while visiting parliament. रिजर्वेशन 33% है, मतलब कि 33% महिलाएं निश्चित भारत की हर विधायिका में और लोकसभा में रहेंगी। वो नंबर कम नहीं हो सकता, और इसलिए होंगी कि 33% सीटें विधानसभा में या लोकसभा में पहले से रिजर्व होंगी कि महिला की रिजर्व सीट है। पर इस रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है, और वो डॉक्टर अंबेडकर का जो सिद्धांत है कि समाज का हर वर्ग ऐसा हो जिसको प्रतिनिधित्व मिले, जो अपनी योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर तलाश सके। तो जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसकी भी सीटें 1/3 होंगी, शेड्यूल ट्राइब की भी होंगी। 1/3 का नंबर तो रहेगा ऊपर, पर यह रिजर्वेशन भी है, इसीलिए इट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। दिल्ली में आज भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत व्यंजनों विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थिति है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। उन्होंने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को उभरते क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए वो भी
इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये विकास तीव्र लग सकता है, लेकिन ये निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ पैकेज्ड फूड की मांग भी बढ़ रही है। इन महत्वाकांक्षी नीतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारी योजनाएं भी उतनी ही महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है।
साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के 3 सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओस बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल सांस्कृतिक विविधता है, बल्कि व्यंजनों की भी समृद्ध विविधता है। ये खाद्य विविधता दुनिया भर के निवेशकों के लिए लाभांश के रूप में कार्य करती है। सदियों से भारत से होने वाले खाद्यान्न और खासकर मसालों के व्यापार के जरिए भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशिएंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे अडॉप्ट करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है, जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बने, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार करें, जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में इस बार संचारी और गैर संचारी दोनों तरह के रोगों से खुद को दूर रखने के लिए आयुष आहार दिखाई दिया। इनमें चेन्नई का पंचमुत्ती दलिया, रागी से बने दिल्ली के रग्गी लड्डू और जयपुर के त्रिफला जाम तक का स्वाद चखने को मिलेगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से इसमें देश के सभी आयुष शोध संस्थान और स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की। पश्चिम एशिया में गहराते संकट से वैश्विक नेताओं की चिंता बढ़ी है। इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के ताज़ा हालात पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने
मसले के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। और फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।